चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे चलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स सबसे खास बात देखिए, ध्यान रखिए हमेशा, इसमें एक होता है कि चलो ठीक भाई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बढ़िया मतलब समझ में आ जाए, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको उस जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप मेंस की राइटिंग, क्योंकि लिखना पड़ता है और आपको यही नहीं पता है कि शब्द कौन से किसका मतलब क्या है, लिखे जा रहे हैं देसी भाषा में, पैसा इनको दे दिए, रुपया इनको दे दिए, इससे जो है सरकार खुश हो जाएगी, फिर तो हो चुका। फिर एक आप देखेंगे मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसको जो है बताया गया है। खैर शुरू करते हैं। हमारे कौन सा टॉपिक है? भारतीय डेरिवेटिव मार्केट, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव समझते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को बदल करके दूसरे रूप में ले लेना, यही कुछ है डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है? डिराइव करना, है ना। देखते हैं सुर्खियों का सवाल। पहले ये है, सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सट्टा आ गया, सट्टा स्पेकुलेटिव गतिविधियों को रोकने के लिए, मतलब सट्टा को रोकने के लिए किसने? सेबी ने, और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई नए उपायों की घोषणा की है। देखते हैं क्या क्या इसमें कहानियां हैं, आराम से सुनते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगी बातें। अब सवाल सबसे क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है? यही नहीं समझ में आ रहा डेरिवेटिव मार्केट का तो यूज कहाँ करेंगे। देखिए डेरिवेटिव ऐसे वित्तीय अनुबंध हैं। पहली चीज क्या है? ये वित्तीय अनुबंध है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है ना, नॉर्मल चीज नहीं है। अब वित्त भी नहीं है ये क्या, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। मेन चीज ये है, बस क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है बस, जो दो या अधिक पक्षों के बीच किया जाता है। सिंपल सा बात, कॉन्ट्रैक्ट अकेले थोड़ा किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पक्ष होंगे उसके बीच किया जाएगा। ये क्या है? डेरिवेटिव की बात हो रही है। मैंने क्या आपको कहा, ये क्या एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब देखिए इनके मूल्य की गणना, आराम से एक एक शब्द एक एक लाइन ध्यान रखिएगा। इनके मूल्य की गणना अलग अलग डेरिवेटिव्स में शामिल की गई, अलग अलग डेरिवेटिव्स में शामिल की गई संपत्तियों, जो संपत्ति है यानी अंडरलाइंग एसेट के मूल्य में बदलाव के आधार पर की जाती है। किस आधार पर कहते हैं? अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य में बदलाव। ध्यान रखिएगा अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अंडरलाइंग एसेट्स में प्रतिभूतियां, कंपनी के शेयर, वस्तुएं, बुलियन मतलब क्या होता है? सोना चांदी, करेंसी आदि शामिल होती हैं। ये आपका क्या है? अंडरलाइंग एसेट्स। अब अगर अंडरलाइंग एसेट्स कहीं पर शब्द आ जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है, सोच रहे अंडरलाइन किया हुआ है क्या, ऐसा कुछ, तब तो हो चुका, फिर तो नए इकोनॉमी पढ़ लिए, ठीक है। तो शब्दों को बहुत बारीकी समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स को दो बाजारों में ट्रेड किया जाता है। कितने? दो बाजारों में। कौन कौन सा? एक है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके बारे में पीछे चर्चा की जा चुकी है। ओवर द काउंटर OTC मार्केट, ये क्या है? जहां प्रतिभूतियों का, ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है? प्रतिभूतियों बात। हालांकि सेबी जब इस पर काम करे तो प्रतिभूति आएगी, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी आएगी। कहा व्यापार एक ब्रोकर डीलर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? ब्रोकर डीलर नेटवर्क के माध्यम से। इसमें प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? इसमें प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर बात? अब बात करते हैं किस पे, क्या होगा भाई, अब डेरिवेटिव्स के प्रकार के बारे में जरा देखते हैं कि डेरिवेटिव्स के प्रकार कौन कौन से हैं। आराम से सुनिएगा, ठीक है। चार प्रकार के डेरिवेटिव हैं। पहला कौन सा है? वायदा, फ्यूचर्स। इसमें क्या है? भविष्य में निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदना या बेचना। भविष्य में निर्धारित संपत्ति, निर्धारित मूल्य पर, ठीक है ना, भविष्य में जो मूल्य निर्धारित होगा। ध्यान रखिएगा कि मानकीकृत शर्तों पर आदान प्रदान करना। किस पर? मानकीकृत शर्त, कोई एक शर्त होगा जिसका एक स्टैंडर्ड होगा, उसकी बात हो रही है। कीमतों पर हेजिंग या सट्टा लगाना, जो कीमत है उस पर क्या करना है? हेजिंग करना या सट्टा लगाने की बात हो रही है। सट्टा समझते होंगे? नहीं सर, सट्टा हम नहीं जानते हैं। लीवरेज का उपयोग करना,
नगद या परिसंपत्तियों में निपटान। ये किसकी बात है? ये बात है वायदा की, फ्यूचर्स की। अब दूसरा क्या है? फॉरवर्ड। इसमें क्या है? फॉरवर्ड में ओवर द काउंटर ओटीसी व्यापार अनुकूलन योग्य शर्तें, भौतिक परिसंपत्ति का विवरण शामिल है। भौतिक परिसंपत्ति पता ही हो आपको, आमतौर पर वस्तुओं, कमोडिटीज, मुद्राओं, करेंसी और इक्विटी के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर बात? नकदी के लिए समाप्ति पर निपटान। क्लियर बात? तीसरा कौन सा आता है? ऑप्शंस। इसमें क्या है? ऑप्शंस में धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर, धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, लेकिन बाध्यता नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं? पूर्व निर्धारित मूल्य पर व्यापार करने का अधिकार तो है किसमें? ऑप्शंस में, लेकिन बाध्यता, सिंपल सी बात है, बाध्यता आ जाएगी, ऑप्शन कहां से रह गया, है ना? इससे समझ लीजिएगा। कॉल मतलब खरीदने का अधिकार, और पुट बेचने का अधिकार। ऑप्शन अब यहाँ पे पता नहीं कॉल और पुट क्या है। तो कॉल क्या होता है? खरीदने का अधिकार, और पुट क्या होता है? बेचने का अधिकार। एक्सचेंज या ओवर द काउंटर पर व्यापार। एक्सचेंज, एक्सचेंज समझते हैं? बिल्कुल। खरीदार भुगतान करते हैं, लाभ की संभावना होती है, विक्रेता वसूलते हैं, दायित्व लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्वैप्स। ये क्या है? पक्षकारों के बीच नकदी प्रवाह का आदान प्रदान। किसके बीच? पक्षकार जो होते हैं, 2-3 जो भी पक्षकार होंगे उनकी बात हो रही है। प्रकार: ब्याज दरें, मुद्राएं, क्रेडिट डिफॉल्ट। ब्याज दरें, मुद्राएं, क्रेडिट डिफॉल्ट। उसके बाद क्या है? ओवर द काउंटर ओटीसी व्यापार जिसमें अक्सर काउंटर पार्टी जोखिम होता है। क्लियर बात? कुछ स्वैप्स केंद्रीय रूप से क्लियर किए जा सकते हैं। किस रूप से? केंद्रीय। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वाला पॉइंट। ये रहा कुछ किसके बारे में? प्रकार के बारे में, डेरिवेटिव्स के प्रकार। अब आगे देखते हैं क्या है। डेरिवेटिव्स का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है? अब जरा देखिएगा, जो डेरिवेटिव्स की भी चर्चाएं हुई इतनी, ये किस उद्देश्य के लिए, मतलब कहां पर किया जाएगा इसका उपयोग, आराम से समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है? हेजिंग। हेजिंग मतलब जोखिम प्रबंधन, है ना? हेजिंग के लिए देखिएगा, यह डेरिवेटिव्स कारोबार में शामिल होने वाले, किसमें? कारोबार में शामिल होने वाले कारोबारियों को एसेट्स, कंपनी के शेयर मूल्य, समझ रहे हैं? एसेट्स मतलब के मूल्य में उतार चढ़ाव, ब्याज दर में बदलाव आदि से वित्तीय नुकसान को कम करने यानी हेज करने में मदद करता है। हेज करना मतलब कि वित्तीय नुकसान को कम करना, है ना? जोखिम प्रबंधन। क्लियर बात? अब हेजिंग का मतलब तो उसको पता होना चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट में हेजिंग आ गया, अब हेजिंग समझ में नहीं, हेजिंग क्या है ये, है ना? तो हेजिंग का मतलब पहले समझिए क्या है? जोखिम प्रबंधन, या क्या कहते हैं, वित्तीय नुकसान को कम करना। ठीक है, ये रहा कुछ हेजिंग बारे में। अब दूसरी कहा किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है डेरिवेटिव्स का? स्पेकुलेशन, सट्टा गतिविधि। सट्टा समझते हैं? नहीं समझते हो सट्टा? सर हम कभी सट्टा खेले नहीं। खेलिएगा सट्टा। सर आप बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं भाई, बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लिखा हुआ इसे बता रहा हूँ। देखिए सट्टा स्पेकुलेशन क्या है? निवेशक अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य में, तो अभी अंडरलाइन के बारे में 3-4 पॉइंट हम बता, सोना चांदी सब देखे थे आप। अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य में होने वाले बदलाव पर क्या लगाते हैं? सट्टा लगाते हैं, और संभावित लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाते हैं कि जो है इसका दाम इतना बढ़ेगा इसलिए हम जो है लगा देते हैं, या ऐसा कुछ, मतलब सट्टा लगाएंगे। एक संभावित होता है, ये क्या होता है? संभावित लाभ होता है, और उम्मीद में क्या करते हैं? संभावित जो लाभ होता है उसकी उम्मीद में जोखिम उठाते हैं, और ये जोखिम क्या होता है? सट्टा होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जुआ भी बोलते हैं सर। जुआ, अरे सर ऐसा कहाँ से बता रहे हैं सब बातें। देखिए लीवरेज का उपयोग, ये क्या है? समझिएगा शब्द को, लीवरेज का उपयोग ध्यान से। इसमें निवेशक क्या करता है? निवेशक शुरुआत में कम निवेश करके अनुबंध अवधि तक अधिक एसेट्स धारण कर सकते हैं। कितना? अधिक एसेट्स धारण कर सकते हैं। चीजें एसेट्स धारण करने को पोजीशन कहा जाता है। पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। इससे एक उदाहरण समझा जा सकता है। उदाहरण क्या है? आप उदाहरण समझिएगा, उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है उदाहरण?
कि मार्केट में 100 रुपये की कीमत वाली, कितने, 100 रुपये की कीमत वाली 10 शेयर खरीदने के लिए, 100 रुपये कीमत वाले 10 शेयर खरीदने के लिए आपको कितना, 1000 रुपये का निवेश करना पड़े, कितना, 1000 का। लेकिन डेरिवेटिव लीवरेज के तहत आप कुछ समय के लिए केवल 100 रुपये से निवेश में 10 शेयर का पोजीशन रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना पोजीशन क्या होता है, कि 100 रुपये निवेश कर दीजिए, आप 10 रुपये जो है 10 शेयर का पोजीशन रख लीजिए। इसमें उच्च रिटर्न मिलने और अधिक नुकसान होने दोनों की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपने केवल क्या कर दिया है, पोजीशन रख लिया है, आपने खरीदा नहीं है। खरीदने के लिए क्या करना पड़ता आपको, 1000 रुपये जो है देना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर आपने जो है पोजीशन केवल रख लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको केवल 100 रुपये में ही काम चल गया। ठीक है, अब क्या है, देखिए लीवरेज क्या है, लीवरेज और पोजीशन का मतलब समझिएगा। कभी कभी यूपीएससी कभी कभी ना ये शब्दों को पूछ लिया, कभी कभी ये शब्दों के बहुत मतलब पूछते हैं 4 स्टेटमेंट दे करके, तो शब्दों को बहुत गौर करिएगा। लीवरेज का मतलब क्या है, इसका अर्थ है उधार लिए गए फंड का उपयोग करके, किसका, जो फंड उधार लिए गए हैं उसका उपयोग करके, उधार लिए गए फंड्स का उपयोग करके अपने निवेश पर रिटर्न बढ़ाना। किस पर, अपने निवेश पर, जो आप निवेश करते हैं उस पर रिटर्न बढ़ाना। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, यह किसी निवेशक या संस्था द्वारा खरीदी गई, मतलब कोई निवेश करने वाला हो या कोई संस्था हो उसको द्वारा खरीदी गई या बेची गई प्रतिभूतियों की मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रतिभूतियों की मात्रा दर्शाता है। ये क्या है, पोजीशन। इसमें प्रतिभूतियों की मात्रा की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या बात हो रहा था, निवेश पर जो है रिटर्न बढ़ाने की बात हो रही है ना। एक होता है लीवरेज, एक होता है पोजीशन। दोनों शब्द आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, आगे क्या है, भारत में डेरिवेटिव्स का विनियमन। अब ये विनियमन करता कौन है, कैसे होता है भारत में डेरिवेटिव्स का विनियमन, जरा इसको देखते हैं। भारत में डेरिवेटिव्स में खरीद बिक्री का विनियमन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है। ये दो क्या है, एक एक्ट है और ये अधिनियम है ना, दोनों पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, SCRA ये जो 1956 वाला है, इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए इसका मतलब क्या है। 1956 का उद्देश्य व्यवसाय के विनियमन के द्वारा, किस द्वारा, व्यवसाय, जो व्यवसाय होता है उसके विनियमन के द्वारा प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेन देन गतिविधियों को रोकना। क्या, प्रतिभूति होती है उसमें अवांछनीय मतलब कि जिसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे लेन देन जो फालतू लेन देन होते हैं उसको क्या करना है, उसका रोकना है। ठीक है, ये रहा किसके बारे में, SCRA के बारे में। अब आगे आते हैं इसी में कुछ और पॉइंट हैं, फिर उसके बाद करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां शुरू होंगी। हाल ही में SCRR 1956 में संशोधन किया गया है ना, SCRA है ना। इस संशोधन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCs के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में सीधे लिस्टिंग की अनुमति देना है। ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SCRO के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और सेबी ओवरसाइट रेगुलेटर के रूप में निगरानी करता है। किसके रूप में, ओवरसाइट रेगुलेटर के रूप में निगरानी करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती है ये कौन सी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, और देखिए यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बना भी है, ऐसे में नहीं क्वेश्चन आया नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए पहले से। देखते हैं क्या है इसमें, सुर्खियों क्यों था क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, सुर्खियों क्यों थी। केयरेज, ये क्या है भाई, केयरेज भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कौन, केयरेज। अब ये अपने आप एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया है ना, जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। सॉवरेन रेटिंग सहित, ध्यान रखिएगा, किसके, सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां CRAs क्या हैं, सवाल ये है। अब जरा देखते हैं कि CRA क्या है, आराम से एक एक शब्दों को
सुनिएगा, क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति या संस्था या कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की, कौन सी प्रतिबद्धता, वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी ऋण जोखिम या ऋण की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जाहिर की गई राय होती है। ठीक है, ये क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग की बात हो रही है, मतलब कि एक तरह से राय ही तो होता है। और क्या होता है जब क्रेडिट रेटिंग बात है, भाई ये एजेंसी कैसी है, ये एजेंसी कैसी है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर रेटिंग देती हैं, है ना, यही एजेंसी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट ब्यूरो से अलग हैं, मतलब अगर ये स्टेटमेंट बन जाए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट ब्यूरो के समान है तो गलत हो गया, क्वेश्चन स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट ब्यूरो से क्या है, अलग है। अंतर समझिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर अपनी राय देती हैं। मतलब क्या कि जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, CRAs हैं, ये कोई अगर ऋण लिया हुआ है तो वो भविष्य में जो ब्याज उसको चुकाता है, भुगतान करता है, या जो ऋण चुकाता है उसकी क्षमता की बात हो रही है, ये बताते हैं। और जब आपका क्रेडिट ब्यूरो ये है, क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी, ये क्या करते हैं, ये ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं, जानकारी देते हैं उसमें, किसके द्वारा, जो ऋण लिए होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये तो रहा आपके इस बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। अच्छा, एक और पॉइंट है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये क्या है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, अब इसको समझिएगा, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, डेफिनेशन देखिएगा। यह रेटिंग दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण, यह रेटिंग दरअसल क्या है, किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। मतलब क्या है कि समय पर कोई अगर ऋण लिया है, लेकिन क्या है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बात हो रही है ना, रेटिंग है ये, लेकिन किसकी रेटिंग है, क्रेडिट की रेटिंग है। क्रेडिट समझते हैं ना, ये चीज कह रहा हूं। यह रेटिंग दरअसल क्या है, किसी देश या संप्रभु संस्था के, कोई देश हो या कोई संप्रभु संस्था हो, उसकी बात हो रही है कि ऋण, मतलब जो उसका ऋण है, जो ऋण लिया गया है और उस पर ब्याज चुकाना, मतलब जो ऋण लिया गया है और जो उस ऋण पर ब्याज चुकाते हैं, वो बात हो रही है कि दायित्व को समय पर पूरा करना, क्या उस दायित्व को समय पर पूरा किया गया है, इसका आकलन करता है ये कौन, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। और ध्यान दीजिएगा कि क्रेडिट रेटिंग में संबंधित देश या संस्था का ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। मतलब कि एक होता है ऋण चुकाने की क्षमता, और एक होता है कि इच्छा शक्ति, कि मतलब कहीं से ले करके दे रहे हैं या कहीं कुछ तो व्यवस्था कर रहे हैं, ये चीज। ये रहा आपका SCR, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, अब बताते हैं क्या मापदंड, जरा देखिएगा कि मापदंड क्या होता है इसमें। आमतौर पर रेटिंग एजेंसियां किसी संप्रभु देश की रेटिंग के लिए समृद्धि दर, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, GDP के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता सहित विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती हैं। ये क्या है इसका, ये मापदंड है। अब थोड़ा देखते हैं क्या है कि रेटिंग होती कैसे इसमें है, उसको देखते हैं। देशों को AAA उच्चतम रेटिंग होती है से लेकर D मतलब निम्नतम रेटिंग, AAA का मतलब उच्चतम, सबसे हाईएस्ट यही है, और D क्या है, निम्नतम, सबसे नीचे वाला ऋण है, तक वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, S&P याद रखिएगा, S&P और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां BBB को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती हैं। किसको, BBB को, मतलब BBB को क्या मानती हैं, ये मानते हैं निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा जो होती है। जबकि मूडीज, देखिए सबका मान अलग अलग है, अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मूडीज Baa3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है।
एक तो यहाँ पर आप देखिएगा रेटिंग की बात हो रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो S&P और फिच इनकी अलग अपनी रेटिंग है ना, कि जैसे कि ट्रिपल बी को क्या है निवेश ग्रेड के न्यूनतम सीमा मानती है, लेकिन जो आपकी मूडीज है ये Baa3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है। ये है इनकी कुछ न्यूनतम सीमा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको थोड़ा तैयार रहिए। ये रहा कुछ जो है इसके बारे में। अभी कहता महत्व, महत्व क्या है? महत्व सिंपल सी बात है कि अनुकूलन रेटिंग होने पर देशों को वैश्विक पूंजी बाजारों और विदेशी निवेश तक पहुंच करने में क्या होता है, सुविधा मिलती है। भाई रेटिंग पहले पता रहती है, हाँ इसकी इस कंपनी की रेटिंग कैसी है, और इस रेटिंग से लोग अपना जो है अपना कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और पॉइंट इसी में शायद उसको ये देखिए, 3 अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों का प्रभुत्व कौन कौन है? S&P चर्चा वो भी हुआ है, मूडीज आपने अभी देखा ही है, फिच, तीन के तीनों कहाँ की हैं? अमेरिकी कंपनी है। अब बात करते हैं किसके बारे में? भारत में क्रेडिट रेटिंग का महत्व क्या है? भारत में क्रेडिट रेटिंग का महत्व क्या है? पहला पॉइंट क्या है? भारत में CRA को मुख्य रूप से सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इतनी बार चर्चा होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन विनियमित करता है? सेबी करती है। सेबी में 7 क्रेडिट एजेंसियां 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत है। कौन कौन से? क्रिसिल, केयर, ICRA, एक्यूट, ब्रिकवर्क रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स और इन्फोमेरिक्स। ठीक है, ये 7 है। अब इसमें से कभी पूछ लेगा कि क्रिसिल, CARE या एक्यूट क्या है, तो ये पता लगता है कि यहाँ क्रेडिट, ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता यही कंफ्यूजन में है। एक पॉइंट ये रहा। उसके बाद क्या है जरा देखिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या लग रहा है देखते हैं, क्वालिटी तो बना के रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ अन्य विनियामक एजेंसियां कौन कौन सी, जैसे RBI, IRDA और PFRDA भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कुछ पहलुओं को विनियमित करती हैं। ध्यान रखिएगा, केवल सेबी ही विनियमित नहीं करती है, RBI, RDA, IRDA और PFRDA भी विनियमित करती हैं। ध्यान रखिएगा, RBI बैंक ऋण सुविधाओं संबंधित सुविधाओं को रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था के रूप में मान्यता देता है। किसके रूप में? बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था। ब्रिकवर्क रेटिंग को छोड़कर, किसको छोड़कर? ब्रिकवर्क रेटिंग को छोड़कर अन्य सभी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, किसको छोड़कर? ब्रिकवर्क, ध्यान रखिएगा, ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी को छोड़कर के अन्य सभी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां RBI द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ठीक है, अब आता है सेबी विनियम 1999। इसमें क्या है? सेबी विनियम 1999 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। इसमें क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को परिभाषित किया गया, मतलब कि संविधान में नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को जो है संविधान में परिभाषित किया गया, तो आप खुश हो रहे हैं कि सही मार रहे हैं, नहीं, ये कहाँ पर है? ये है सेबी विनियम 1999 में परिभाषित है। परिभाषित है, ऐसा नहीं परिभाषित भी नहीं है, ऐसा स्टेट बना नहीं परिभाषित भी नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे सही बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपने रेटिंग मानदंड, रेटिंग की पद्धति और डिफॉल्ट मान्यता नीति के साथ साथ हितों के टकराव से बचने के लिए दिशा निर्देशों को सार्वजनिक करना आवश्यक होगा। क्लियर बात? अब थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य प्रमुख घटनाक्रम। इसमें क्या है? अन्य प्रमुख घटनाक्रम, पहला हेडिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो PYQ आपको दिखेगा। सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियम 2024 में क्या किया है? संशोधन किया है, चर्चा इसलिए है। तो अब मेन पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट। मुख्य बिंदु, नए मानदंड स्पॉन्सर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इनविट्स द्वारा सबऑर्डिनेट यूनिट्स जारी करने की अनुमति देते हैं। क्या जारी करना है? सबऑर्डिनेट यूनिट्स। किसके द्वारा? क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इनविट्स द्वारा। प्राइवेट प्लेसमेंट्स वाले किसके द्वारा? इनविट्स। इनविट्स क्या है? ये इनविट्स है, ये देखिए इनविट्स, जिसको क्या बोला गया? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा।
यह अनुमति केवल अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण के लिए दी गई है। किस लिए दी गई है? अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बात किसकी हो रही है? उसकी हो रही है। ये रहा थोड़ा सा। उसके आगे क्या है? इसका उद्देश्य देखिए। इस कदम का उद्देश्य क्या है कि किसी परिसंपत्ति के स्पॉन्सर, अच्छा स्पॉन्सर समझता ना, जो विक्रेता के रूप में होते हैं, जो विक्रेता के रूप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। और इन्विट मतलब खरीदार के रूप में जो होते हैं, समझिएगा अंतर। इन्विट क्या होते हैं? खरीदार के रूप में होते हैं। स्पॉन्सर क्या होते हैं? विक्रेता के रूप में होते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका उद्देश्य किसी परिसंपत्ति के लिए स्पॉन्सर और इन्विट के द्वारा तय किए गए वैल्यूएशन में अंतर को क्या करना है? समाप्त करना है। मतलब क्या कि जो ये अलग अलग वैल्यूएशन करते हैं इसमें अंतर न रहे, ज़्यादा करीब अंतर रहे, कहने मतलब ये है। ये तो रहा कुछ जो है इनके बारे में। अब देखते हैं कि इन्विट्स क्या है। इन्विट्स का मतलब तो समझ में आया मेरे भाई? नहीं समझ में आया हमको। सर हमको ये सब नहीं मतलब, हमको बस केवल मतलब है सिलेक्शन आईएएस बन जाए, बस फ्री में बन जाए, पढ़ना भी ना पड़े, फ्री में बन जाए, बस मज़ा आ जाता सर। अगर ऐसे ऐसे बन जाते हम, अचानक से रिजल्ट आता और हमारा नंबर नाम मिल जाता तो ठीक है, फिर जांच हो जाएगी तुरंत अच्छे से। यह म्यूचुअल फंड के समान ही, ध्यान रखिए किसके समान? म्यूचुअल फंड। इन्विट्स मतलब म्यूचुअल फंड तरह समान ही निवेश का एक माध्यम है। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश होता है वैसे ही इन्विट्स में क्या होता है? निवेश होता है। एक बात तो क्लियर रखिए, यह निवेशकों को, जो निवेश करते हैं उनकी बात हो रही है, यह निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइंस जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश का विकल्प प्रदान करती है। मतलब जो निवेश करते हैं कहाँ करते हैं? टोल रोड में कर देंगे, बिजली लाइंस में कर देंगे, पाइपलाइंस में कर देंगे, ऐसी जगहों पर क्या करते हैं? निवेश करने का विकल्प देते हैं। ठीक है, एक तो ये रहा। उसके बाद क्या पॉइंट है? स्पॉन्सर इंफ्रा कंपनियां। कौन सी स्पॉन्सर? जो इंफ्रा कंपनियां सेबी के माध्यम से इन्विट्स स्थापित करते हैं। मतलब जो इंफ्रा कंपनियां हैं वो क्या काम करते हैं? सेबी के माध्यम से इन्विट्स स्थापित कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम, क्या पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम सरफेसी एक्ट 2002 के तहत उधार लेने वाले या बारोवर का क्या कहता है? दर्जा दिया जाता है। सरफेसी अधिनियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पीछे खूब बढ़िया से चर्चा हुआ है एकदम। किसी इन्विट्स के पक्षकारों में उसके ट्रस्टी, स्पॉन्सर, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक शामिल होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और भी है कि इन्विट्स अपने निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। कौन? इन्विट्स। अगर ये पूछा जाए कि इन्विट्स फायदा कहाँ से पाते हैं, मतलब जो लाभ है वो कहाँ से पाते हैं, तो कहाँ से पाते हैं? टोल से, किराया से, ब्याज या लाभांश के माध्यम से क्या करते हैं? आय अर्जित करते हैं। यह आय निवेशकों, जो निवेशक होते हैं, यह आय निवेशकों यानी यूनिट्स खरीदने वालों में वितरित की जाती है। किसमें? यूनिट्स खरीदने वालों में। ठीक है ना। निवेशकों की इस आय पर कर भी लगाया था। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो आय आता है इन्विट्स में, जो निवेशक इनकम कमाते हैं, क्या उस पर कर लगता है? तो बिल्कुल लगता है कर। ऐसा मत समझिए कर नहीं लगता है। कभी कभी स्टेटमेंट बनता है ना तो बहुत घुमा घुमा बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। इन्विट्स का महत्व क्या है फिर? देखिए इन्विट्स का महत्व, कम राशि में भी निवेश की सुविधा। पहले चीज ये कि मतलब निवेशक जो है इन्विट्स जरिए छोटी राशि भी निवेश कर सकते हैं इन्विट्स में। तरलता क्या होती है इसकी? इनकी यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती है। कहाँ पर सूचीबद्ध होती है? स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, इसलिए खरीद बिक्री के लिए यूनिट्स हमेशा उपलब्ध रहती है। इसी तरह कभी भी यूनिट्स को बेचा जा सकता है। ये तो रहा कुछ पॉइंट इसके बारे में, इन्विट्स के बारे में। अब बात किसकी करते हैं? IEPFA। जी क्या है IEPFA? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। मतलब क्या है? अथॉरिटी है। देखते हैं सुर्खियों में क्यों था, चर्चाओं में क्यों था, जरा इसको पहले समझिए। भाई चर्चा हो रही, कुछ तो पॉइंट होगा ना। IEPFA ने दावेदारों के सवालों का बेहतर समाधान करने के लिए
पाँच पाँच अंकों की टोल फ्री नंबर 14453 जारी किया। किसने जारी किया है? IEPFA। ठीक है, इसमें क्या है? यह कार्य अब क्या IEPFA क्या है? यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। यह संगठन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि IEPF के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब देखिए IEPF और ये ए था ना, IEPF में अथॉरिटी लग गया था IEPF में। अब यहाँ पर क्या है? IEPF। इसमें क्या है कि शेयरों, दावा न किए गए लाभांशों और मैच्योर्ड डिपॉजिट्स डिवेंचर्स की वापसी की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार निवेशकों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, एक चीज तो ये रहा। इसके आगे क्या है जरा देखते हैं। ये है आपका फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग ये क्या सर? पहले दौड़ ले क्या? यही है क्या फ्रंट रनिंग? देखते हैं सुर्खियों में क्या था। हाल ही में एक म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट रनिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया। फ्रंट रनिंग मतलब गलत चीज है क्या? तो यही पकड़ में आता है न्यूज से ही। देखिए जरा तो फ्रंट रनिंग क्या है फिर ये। सेबी के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही, मतलब जो जानकारी जो लिस्ट निकलती है उसको सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर खरीदना या बेचना अथवा ऑप्शंस या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना फ्रंट रनिंग कहलाता है। मतलब कि जो लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है उसको पता कर लेना किस तरीके से, और उसके बाद क्या कर लेना है, अपना फ़ायदा करने के लिए क्या करना होता है कि पहले ही जो है शेयर खरीद ले, बेच ले, कुछ कर ले अपना, मतलब ये सब काम पहले कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? फ्रंट रनिंग होता है। बाकी लोग ना, मतलब वही बात हुई कि फ्रंट मतलब पहले भागना, पहले दौड़ने वाला। अब वो कैसे दौड़ रहा है ये गलत चीज़ है ना। फ्रंट रनिंग गलत चीज़ है, बस इतना पता होना चाहिए। भारत में फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है। बिल्कुल क्लियर होगी बात। यह वित्तीय बाजारों में विश्वास को क्या करती है? कमजोर करती है। भाई जो लोग शांति से बैठे हैं वो लोग भी फिर यही करेंगे, इसलिए जो है विश्वास कमी होती है। इसके अलावा यह अन्य निवेशकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फ़ायदा उठा लिया गया होता है पहले ही। मतलब कि फिर क्या रहेगा जब जानकारी छिपा क्या रखेंगे। 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड विनियम 1996 में संशोधन किया गया था। इसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने वाले प्रावधान किए गए थे। किस पर? फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने वाले प्रावधान। ये रहा कुछ जो है पॉइंट। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये क्या है? ये एक इंडेक्स है ना। देखिएगा इसमें क्या है। सुर्खियों के अंदर सवाल ये पहले चर्चाओं क्यों था। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 21 के क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया। मतलब जो क्रिटिकल स्तर था वो भी उससे भी ऊपर चला गया। क्या है इसमें? जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत देता है। मतलब बढ़ती वोलेटिलिटी मतलब क्या है ये? अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है। पहले इसको समझते हैं। देखिए यह एक माप है। क्या है? यह एक माप है जो बताती है कि अंडरलाइंग इंडेक्स के निकट भविष्य 30 कैलेंडर दिन में कितना उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। कितना उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स का मान जितना अधिक होगा, वोलेटिलिटी का उम्मीद भी उतना ही अधिक होगा। पहली चीज़ क्या बताइए? यह एक माप है, एक माप बताता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव की उम्मीद के बारे में चर्चा होती है। ठीक है। अब क्या है कि इसका, अब यहाँ पर देखिए कि इसका मान जितना कम होगा, वॉलेटिलिटी की उम्मीद भी उतनी ही कम होगी। जितना इसका मान कम होगा, उतना ही क्या होगा? वॉलेटिलिटी की भी उम्मीद कम होगी। अब आगे थोड़ा सा इसके बढ़ते हैं।
यह निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित, किस पर आधारित है? निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित है। यह शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE की गणना पद्धति का उपयोग करता है। CBOE 1993 अमेरिकी बाजारों के लिए वोलेटिलिटी इंडेक्स शुरू करने वाला सबसे पहला एक्सचेंज था। मन करे याद रखिए, मन करे कोई बात छोड़ दीजिए, कोई जरूरी है, हर चीज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ये वाला देखिए, फिंटरनेट। ये क्या सर, इंटरनेट का फिंटरनेट बनाएंगे? बस ऐसे ध्यान रखिए। हाँ, फिंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट सुना था, फिंटरनेट देखिए। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में फिंटरनेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। देख रहे हैं, ये सुर्खियों में इसलिए था, फिंटरनेट का प्रभाव लेके आए। चलिए देखते हैं फिंटरनेट क्या है भाई। इंटरनेट समझ में आता है, फिंटरनेट देख लेते क्या है, परिभाषा क्या है। यह भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक परिकल्पना, अच्छा कल्पना है, ये बिल्कुल कल्पना है, ध्यान रखिएगा, परिकल्पना है। यह बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, तो लग ही रहा था इंटरनेट की तरह है, जिसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनेक वित्तीय सिस्टम एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाएगा। किसको क्या, किसको? यह व्यक्तियों और व्यवसायों को, एक व्यक्ति होता है, एक व्यवसाय होता है, को उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रखकर उन्हें क्या करता है? सशक्त बनाएगा। क्लियर बात? अब इसका क्या आता है? महत्व। महत्व क्या है? यह किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को तथा कितनी भी राशि को किसी भी समय कहीं भी किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम आता है। क्या बात है, तो मस्त चीज है ना। यह वित्तीय सेवाओं के बीच बाधाओं को भी क्या करता है? कम करता है। किसके बीच? वित्तीय सेवाओं के बीच। क्लियरिंग व्यवस्था और संदेश भेजने की श्रृंखला को सरल बनाता है तथा अलग अलग प्रणालियों के बीच संघर्ष या बाधा को समाप्त करता है। इतना अच्छा काम है, बिल्कुल। ये रहा कुछ किसके बारे में? फिंटरनेट के बारे में। इंटरनेट का भाई फिंटरनेट। जरा आप क्या देखते हैं, कितना बचा हुआ है अभी? एक पेज, दो, बस क्लियर है, मतलब चैप्टर। एक आता है परपेचुअल बॉन्ड। ये क्या सर, परपेचुअल बॉन्ड? मतलब नया नया नाम लेके आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या? परपेचुअल बॉन्ड। अब आराम से सुनिएगा कि परपेचुअल बॉन्ड क्या है। पी बॉन्ड्स ना, देखिए सुर्खियों में क्या था? हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद, नियम बदलाव हुआ, क्या हुआ फिर? भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 81, भारत का पहला अतिरिक्त टीयर कौन है? 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया। अच्छा, 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया है। नियमों में बदलाव परपेचुअल बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए थे। अच्छा, तो सवाल ये है कि परपेचुअल बॉन्ड क्या है? इतना कहानी तो सुना दिए कि हाँ ठीक है, इसके लिए जारी। परपेचुअल बॉन्ड क्या है? मेन चीज ये है ना। चलिए देखते हैं कि परपेचुअल बॉन्ड क्या है। ये धन जुटाने का साधन है। पहली चीज ये धन जुटाने का साधन है, ध्यान रखिए। सामान्य बॉन्ड्स के विपरीत इनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती। ये कब परिपक्व होंगे? बस क्या है, ये धन जुटाने का साधन है, लेकिन इनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यह अपने धारकों को नियमित रूप से, अपने धारक को, जो इनके धारक होते हैं, ये नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान करता रहता है। कौन? परपेचुअल बॉन्ड। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसे बॉन्ड की कोई निश्चित सीमा तिथि नहीं होती है। क्या भाई, मतलब कुछ है ही नहीं। इसमें बॉन्ड धारक द्वितीयक बाजार में बॉन्ड बेचकर जब जारी करता बॉन्ड को भुनाने का निर्णय लेता है, तब अपना मूलधन वापस प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इन बॉन्ड्स को जारीकर्ताओं को तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक वे बॉन्ड धारक को देय ब्याज कूपन का भुगतान करते रहते हैं। ये कुछ रहा क्या? ये कुछ रहा आपका पॉइंट किसके बारे में? पी बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड। अब एक आता है क्या? पी नोट्स। अच्छा, परपेचुअल बॉन्ड सर आप पी बोल रहे थे, बोलने में क्या जा रहा है? सर इसको पार्टिसिपेटरी को पी बोलेंगे, पी 2 पी हो जाए। परपेचुअल याद रखिए, ठीक है। अब आता है क्या? पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये क्या है? पी नोट्स। वो बॉन्ड्स था, ये नोट्स हैं। नोट्स क्या है सर? ये कौन सा नोट्स बताइए पहले, हैं
कि लिखने वाला नोट्स है कि पैसा वाला नोट्स है कि कौन सा नोट्स है, देखते हैं। सबसे पहले कि सुर्खियों में क्यों था ये। GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC को से संचालित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को PFPIs को पी नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई। चलिए ठीक बात भाई, किसको दी गई है? कितनी बार गलत होगा भाई, FPIs को पी नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई है। ये तो बात ठीक है। सवाल ये है कि पी नोट्स क्या है बताइए। पहले इकोनॉमी जो पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, जिनको ठीक है पढ़ लेंगे, हम तो एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ लेंगे, मज़ेदार चीज़। फिर इन्हें सेबी के पास पंजीकृत FPIs द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। किसको जारी किया जाता है? विदेशी निवेशकों को। ऐसे निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। क्या है फिर से क्या है कि इन्हें पहली चीज क्या है कि इन्हें सेबी के पास पंजीकृत FPIs द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया था। पहली चीज किसको जारी किया था? विदेशी निवेशकों को। उसको ऐसे निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना, मतलब बिना भारत में पंजीकृत, मतलब पंजीकृत भारत में नहीं करेंगे, बिना भारत पंजीकृत किए भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। देख रहे ना, मतलब कि पंजीकृत नहीं करना है। पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव साधन है। कौन सा साधन है? ऑफशोर। इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर होते हैं। इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में क्या होते हैं? भारतीय शेयर होते हैं। लाभ, इन्हें सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो मतलब रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है इनको। और क्या? और ये गुमनाम रहकर भारतीय स्टॉक मार्केट निवेश को, गुमनाम रह करके कुछ भी है, दिख रहा है कितना मजेदार चीज़ है। यह अपने लिए थोड़ा उनके लिए मजा आ रहा है। यह भारतीय शेयरों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के हेतु एक विकल्प है। बिल्कुल सही बात है। तो अब इतना पता लगा कम से कम ये जो है पी नोट्स क्या है। उसको क्या कहता है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अच्छा, ये भी सर कुछ होता है क्या? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सुर्खियों में क्या था? सवाल ये है, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। ठीक है, IIBX के बारे में, इसे 2022 में GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, उच्च शुद्धता वाले सोना और चांदी को बुलियन कहा जाता है। क्या? उच्च शुद्धता वाले सोना और चांदी को बुलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बुलियन की परिभाषा नहीं पता होगी तुम लोगों को। उन्हें अक्सर बार, सिल्लियाँ, इंगोट्स या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। यह एक्सचेंज IFSC प्राधिकरण की देखरेख में कार्य करता है। इसके प्रमोटर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे भारत में अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान शामिल हैं। अब क्या आता है? अब आता है कैरी ट्रेड। ये क्या है? कैरी ट्रेड सुर्खियों में क्यों है? अमेरिका की कुछ अग्रणी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेंसस में कैरी ट्रेड का मुद्दा चर्चा में रहा। किसमें? कैरी ट्रेड का मुद्दा। अब सवाल ये है, कैरी ट्रेड क्या है? कैरी ट्रेड एक निवेश रणनीति है। कैरी ट्रेड एक निवेश रणनीति है जो अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? विदेशी मुद्रा व्यापार से। ठीक है, कैरी ट्रेड में निवेशक कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेकर उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश करते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश करते हैं। अस्थिर मुद्रा या ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के कारण, अस्थिर मुद्रा या ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के कारण कैरी ट्रेडिंग एक क्या है? जोखिम भरा निवेश विकल्प है। जोखिम भरा निवेश विकल्प है। तो ये रहा कुछ कहानी आज इकोनॉमी से रिलेटेड। कितना हुआ? शायद अब शुरू हुआ क्या? एक्सटर्नल सेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे बाह्य क्षेत्रक में भारत का व्यापार घाटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।